नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेस में। दोस्तों, हमने पहले लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ लिया था, जिसको हमने सिनगेमी के नाम से भी देखा था। उसमें कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद कैसे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। फिर पोलिनेशन करके पोलन स्टिग्मा पे आता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ऐसी कुछ टर्म्स हमने देखी हुई थी, ठीक है। लेकिन एक और मोड है जिससे प्लांट क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं लैंगिक जनन के अलावा भी। देखो, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक, लिंग, लिंग मतलब मेल या फिर फीमेल, गैमिट। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि मेल पार्ट में मेल गैमिट यानी नरयुग्मक बनेंगे, ठीक है, जिनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फीमेल पार्ट में फीमेल गैमिट बनेंगे, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों का बनना यानी गैमिट का बनना, ठीक है। इन दोनों का मिलना यानी फर्टिलाइजेशन, और बाद में दोनों मिलकर एक हो जाना यानी जाइगोट बनना, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, और फिर उससे एक नया प्लांट बन जाना, ठीक है। दो से मिलकर एक नया प्लांट बनना, किसकी मदद से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से, ठीक है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिनगेमी। ये एक तरीका है प्लांट्स में अपनी ही जनरेशन को आगे बढ़ाने का, ठीक है। लेकिन इसके अलावा प्लांट एक दूसरे तरीके से भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। देखो, यहाँ पर परिभाषा में दिया हुआ है नए जीवों की उत्पत्ति, यानी नए जीवों का मतलब यहाँ पर है प्लांट से ही है, यानी नए पादपों की उत्पत्ति बिना युग्मक संयोजन। मतलब जो ये वाली बात मैंने बताई है यहाँ पर कि ये युग्मक मिल रहे हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन यानी निषेचन। संयोजन को क्या बोलते हैं? निषेचन। मिलने को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बिना इसके, अर्थात ऐसा जनन जिसमें नए जीवों का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के तथा बिना युग्मक संलयन के होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें एक याद रखना कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा? मियोसिस। अब सर इसका क्या मतलब? मियोसिस का मतलब होता है ये क्रोमोजोम को आधा कर देता है। जैसे मान लो किसी मेल में 12 क्रोमोजोम है और फीमेल में 12 क्रोमोजोम है, ठीक है। तो यहाँ मेल से क्या बनेंगे? मेल गैमेट, और फीमेल से क्या बनेंगे? फीमेल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पर होगा मियोसिस, क्योंकि गैमेट बनते वक्त क्या होता है? मियोसिस। तो 12 के कितने क्रोमोजोम रह जाएंगे? 6। और फीमेल से भी क्या होगा? फीमेल गैमेट बनेंगे, तो यहाँ बनेगा, यहाँ भी होगा मियोसिस, यानी 12 के कितने क्रोमोजोम रह गए? क्योंकि इसका नाम ही अर्धसूत्रीय है, यानी गुणसूत्रों को आधा करने वाला विभाजन। तो फीमेल गैमेट बनेंगे तो उनमें भी 12 से क्या रह जाएंगे? 6 क्रोमोजोम, क्योंकि इन दोनों का मिलना। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल में मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या दोनों में आधी नहीं होती है, और ये दोनों मिल जाएंगे तो बताओ 6 और 6 कितने हो गए? 12 क्रोमोसोम। तो नया जो संतति बनेगी वो मेल बने या फीमेल बने, वो उनमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 12 होंगे। या तो मेल जैसा होगा या फीमेल जैसा होगा, दोनों ने मिलकर एक बना दिया। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है कि हम किसी मेल से मियोसिस के माध्यम से मेल गैमेट बनाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर उसके पेरेंट्स से आधे होते हैं और दोनों मिलते हैं, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। और ये सारी प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन देखो, इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, न युग्मकों का मिलना होगा, तो अलैंगिक जनन कहलाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसके विपरीत है, बिल्कुल उसके विपरीत इसको कह सकते हैं कि वहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मियोसिस और
फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मियोसिस नहीं होता, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, फिर भी ये किसी नए जीव को जन्म दे देते हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल या अलैंगिक जन्म कहते हैं। इसका मतलब लैंगिक का मतलब इसमें लिंग, लिंग का मतलब नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं है। मादा अपने हिसाब से बना सकती है, ठीक है, और मेल भी अपने हिसाब से बना सकता है अलग जीव। और ये क्षमता केवल प्लांट में ही पाई जाती है। एनिमल में, लोअर एनिमल में हो सकता है, लेकिन हायर एनिमल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। एक और बात, इसको एपोमिक्सिस या असंग जनन भी इसको कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस या असंग जनन भी कहा जाता है। एपोमिक्सिस आप ध्यान रखना, एपो का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिक का मतलब होता है मिक्सिंग, यानी कि विदाउट मिक्सिंग। मिक्सिंग किसकी? मेल और फीमेल गेमेट की, विदाउट मिक्सिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो, एपोमिक्सिस यानी कि विदाउट मिक्सिंग, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन भी हम अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी दो प्रकार का हो सकता है। एपोमिक्सिस भी दो टाइप का होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है। मैं पहले दूसरे टाइप से आपको बताता हूँ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो इसमें क्या होता है, ये प्लांट है। दूसरे टाइप का मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। ये प्लांट है, इसकी एक कलम लगा दी, नया प्लांट बन गया, ठीक है। ये रूट्स हैं, रूट्स निकाली, यहाँ लगा दी, नया प्लांट बन गया। आपको पता है, पत्तियों से लेकर, जड़ों से लेकर, तने से लेकर, ब्रांचेस से लेकर, कुछ भी काट पीट के लगा दो, जैसे गूटी लगाना, एयर लेयरिंग करना, इनार्चिंग करना, ठीक है। ये आपने सबने सुना होगा एग्रीकल्चर होने के नाते, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसमें क्या प्लांट का कौन सा पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट काम आता है, यानी फ्लावर काम नहीं आता है, ठीक है। फ्लावर काम नहीं आता है, दोनों ही हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये दो प्रकार का होता है, अगेमोस्पर्मी और एक होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैंने आपको पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बताया, जो कि बहुत सिंपलेस्ट है, कि फ्लावर को छोड़कर प्लांट में कोई सा भी भाग ले लो, जैसे लीफ ले लो, स्टेम ले लो, या फिर रूट्स ले लो, ठीक है। इन सबको काट पीट कर एक प्लांट से दूसरे प्लांट बना देना, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने वाली क्रॉप। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये तो सिंपल प्रोपोगेशन है, ये आप सब जानते हैं। इसका पहला प्रकार है एगेमोस्पर्मी। इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, और यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। ये तो आपको हॉर्टिकल्चर में मिल ही जाएगा जगह जगह की, इनार्चिंग से कौन से फल होता है, एयर लेयरिंग किस में करते हैं, गूटी किस में लगाते हैं, किससे जड़ें उत्पन्न करके नई पत्तियों से किसका होता है। ये सब तो जड़, तना, पत्ती से अगर कोई भी चीज़ बन रही है तो वो क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे आलू से आलू उगा देना, प्याज से प्याज उगा देना, ठीक है, ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। लेकिन जो अगेमोस्पर्मी है, ये आपके लिए थोड़ा अलग है, इसको ही देखना है और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार का होता है, एगेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को आप पहले से ही अच्छी बात ही समझते हैं, और एग्रीकल्चर में मैं पढ़ाऊंगा इसे बाद में, अ, जब भी कोई मेथड आएगी, प्रोपोगेशन मेथड्स, उनमें बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं केवल ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एगेमोस्पर्मी है। तो देखो, प्लांट में, ये प्लांट है, ये ब्रांचेज है, ये रूट्स हैं, ठीक है, ये लीव्स हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर है। इसको छोड़ दो, फ्लावर को, फ्लावर से होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, अगेमोस्पर्मी। अगेमोस्पर्मी। और स्टेम, रूट्स, लीव्स, इनसे किसी से भी आप प्रोपोगेशन कर दो, ये कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वही है जो आप समझ रहे हो, बाकी मैं आगे क्लासेज में बताता रहूँगा। अब जो अगेमोस्पर्मी है, मतलब फ्लावर, अब फ्लावर का यूज करना है, लेकिन गैमेट नहीं बनने चाहिए, ठीक है, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं बनने चाहिए, फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये दो चीज़ें, यानी गैमेट बनते किससे, मियोसिस के माध्यम से, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से, तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होना चाहिए, यानी गैमेट नहीं बनना चाहिए, और क्या, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो दो चीज़ें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंडेटरी है, वो नहीं होनी चाहिए, मियोसिस व फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कौन सा भाग काम आना चाहिए, फ्लावर का, फ्लावर का, और कोई सा भी भाग काम आ जाए,
फ्लावर काम आना चाहिए। अब आप बोलोगे फ्लावर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। हाँ, ये असेक्सुअल में भी काम आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे काम आता है? क्योंकि उसमें मियोसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, 2 प्रकार के गैमेट बनते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर फ्लावर को काम लेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, जैसे मियोसिस और फर्टिलाइजेशन हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। डायरेक्ट यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। वही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। चलो अगैमोस्पर्मी पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है परिभाषा में कि व्हेन एम्ब्रियो, एक बार परिभाषा को ध्यान से देख लो यहाँ पर, व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्ड यानी भ्रूण का विकास तो होगा, भ्रूण का विकास होगा विदाउट मियोसिस, जो मैंने बता दिया, और फर्टिलाइजेशन, तो इसको बोलते हैं एगेमोस्पर्मी। मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जब मेल और फीमेल गैमेट नहीं बनेंगे। सर क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि मियोसिस ही नहीं हो रहा ना। और गैमेट तो कब बनते हैं? जब मियोसिस होता है, गुणसूत्र आधे होते हैं, युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। तो एम्ब्रियो डेवलप होगा, देखो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। और जो मैंने दूसरे टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरे टाइप का वेजिटेटिव जिसकी बात हम कर रहे थे, उसमें एम्ब्रियो नहीं बनता। वो तो जड़, तना, पत्ती किसी से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एम्ब्रियो बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन किससे? मियोसिस नहीं हो रहा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। जबकि एम्ब्रियो कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो में डेवलप होता है, जो कि मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाई थी। और इसको समझने के लिए आपको मैं बता दूं, ये एगैमोस्पर्मी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डिप्लोस्पर्मी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पर्मी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोगेमी हम सब पढ़ेंगे। ये जब भी पढ़ना आप, जब इसकी पहली क्लास यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दोनों क्लास आप देख लो, क्योंकि ये डायरेक्ट उससे लिंक है, 100% उससे लिंक है। और ये उसको देखने के बाद इसमें केवल वन लाइनर है, आप एक बार में समझ जाएंगे। लेकिन अगर उसको इसको डायरेक्ट देखोगे तो फिर इसमें थोड़ा आपको याद ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ में तो आ जाएगा, लेकिन याद ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। उसको देखने के बाद दोनों क्लास से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले पढ़ाया है और असेक्सुअल बाद में। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हो गया कि एम्ब्रियो बनेगा विदाउट मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के, उसको एगैमोस्पर्मी बोलेंगे। और याद रखना, प्रोपोगेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट बाय सीड बट नॉट सिनगेमी। याद रखना कि ऐसे प्लांट का प्रोपोगेशन सीड से होता है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जड़, तना, पत्ती से होता है। और सेक्सुअल में भी सीड से ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी सीड से ही होता है। लेकिन इनमें सिनगेमी यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सिनगेमी का मतलब फर्टिलाइजेशन को ही सिनगेमी बोला जाता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ सीड तो बनेंगे और प्रोपोगेशन भी सीड से ही होगा, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो सर ये कैसे हो रहा है? देखिए, इसका पहला प्रकार है डिप्लोस्पोरी, यानी कि द्विबीजाणुकता। द्विबीजाणुकता इसको बोला जाता है। अब देखो, आपने पढ़ा होगा ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सेक होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो सेक होता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो सेक डेवलप किससे होता है? मेगास्पोर मदर सेल से। एम्ब्रियो सेक किससे डेवलप होता है? मेगास्पोर मदर सेल से। आपको समझ में आ जाएगा कि मेगास्पोर बनाने वाली मदर सेल को बोलते हैं एमएमएस, यानी मेगास्पोर मदर सेल। वो होती है 2n, क्योंकि वो किसका पार्ट होती है? प्लांट का पार्ट होती है। अगर इसमें मान लो मियोसिस नहीं हुआ, क्योंकि मियोसिस होता है, एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस, चार से आठ न्यूक्लियस बनते हैं, और आठ से फिर दो बीच में आ जाते हैं, जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तीन ऊपर, तीन नीचे चले जाते हैं, उसको टोटल 8 न्यूक्लियस और 7 केंद्रक वाली, यानी 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाली अवस्था को ही क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक बोला जाता है, या फीमेल गेमेटोफाइट। लेकिन याद रखना, यहाँ प्लांट में जो मेगास्पोर की मदर सेल है 2n होती है, वो उसमें क्या नहीं हुआ? मियोसिस नहीं हुआ, मतलब स्पोर नहीं बना, और डायरेक्ट क्या हो गया? एम्ब्रियो सेक बन गया, यानी कि भ्रूण कोष डायरेक्ट बन गया है। वरना भ्रूण कोष बनने की स्थिति क्या होती है मैं बताऊं आपको। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे पढ़ते हैं, शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, देखो, ये मेगास्पोर मदर सेल होती है जो 2n होती है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस से क्या बनते हैं, चार कोशिकाएं बनती है, जिसमें से माइक्रोपाइल वाली 3 कोशिकाएं मर जाती है, एक कोशिका बनती, इसको बोलते हैं मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर। तो देखो ये एन हो जाता है, मेगास्पोर क्या होता है, एन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, मियोसिस, और 4 सेल बनाती है, क्योंकि ये मियोसिस के बाद 4 ही सेल बनती है। 4 सेल में से 3 तो खत्म हो जाती है माइक्रोपाइल वाली, और एक बचती है जिसको मेगास्पोर बोलते हैं। फिर इसके न्यूक्लियस के 3 बार माइटोसिस होता है, और 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड स्टेज बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं, या सॉरी न्यूसेलस नहीं, एम्ब्रियोसेक बोलते हैं, यानी भ्रूण कोश, और वो होता है एन। इतनी रामलीला है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, और बहुत अच्छा समझाया उसमें, देखना एक बार में समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल में कोई मियोसिस नहीं हो रहा है और डायरेक्ट एम्ब्रियोसेक बन रहा है, तो एम्ब्रियोसेक हमेशा एन बनता है। लेकिन यहाँ पर कैसा बनेगा, 2n, क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ है, और 2n बनेगा एम्ब्रियोसेक। तो वहाँ पर जो एग सेल रहेगी, एग सेल क्या, सभी सेल रहेगी, वो क्या रहेगी, 2n ही रहेगी, यानी कि डिप्लॉइड सेल रहेगी। और डिप्लॉइड सेल रहेगी तो डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड एम्ब्रियो तो बन ही जाएगा, क्योंकि डिप्लॉइड बनने के लिए एन और एन 2n होना जरूरी है। यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है एन एन, वो दोनों मिलते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फिर एम्ब्रियो 2n बनता है। लेकिन यहाँ पर एग सेल जो है वो पहले से 2n है, तो डायरेक्ट डेवलप हो जाएगी एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो यहाँ पर यानी जायगोट है, एम्ब्रियो कैसा बन जाएगा, 2n बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर न तो मियोसिस हुआ, न यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ। क्यों, क्योंकि मियोसिस नहीं होगा तो एम्ब्रियो सेक हमेशा द्विगुणित ही रहेगा, और एम्ब्रियो सेक के अंदर जितनी भी सेल है, एंटीपोडल सेल है, एग सेल है, सब के सब द्विगुणित रहेगी। और द्विगुणित रहेगी तो उसको फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना सकती है। तो याद रखना, जब भी मेगास्पोर मदर सेल में कोई मियोसिस नहीं हो और डायरेक्ट भ्रूण कोश, क्या बोलते हैं इसको, भ्रूण कोश, नॉट पोष, भ्रूण कोश का विकास हो जाए, और भ्रूण कोश भी क्या हो, द्विगुणित हो, और द्विगुणित भ्रूण कोश में द्विगुणित अंडकोशिका हो, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट ही किसमें, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लोस्पोरी इसको बोला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो ये हो गया अपना पहला वाला एगेमोस्पर्मी, जिसमें कि सभी 2n ही रह गए, द्विबीजाणुता कहलाई। अब दूसरा वाला हम समझने वाले हैं, वह है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसको अपस्थानिक भ्रूणता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता। आपने सुना होगा अपस्थानिक भ्रूणता। ये क्या होता है, देखो अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है, एम्ब्रियो डेवलप, यहाँ भी क्या हो रहा है, भ्रूण बन रहा है, क्योंकि मैंने बोला था भ्रूण तो बनता है, बीज भी बनता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन और मियोसिस नहीं होता। तो ये दूसरे प्रकार की एगेमोस्पर्मी है, जिसको बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। यहाँ एम्ब्रियो तो बनेगा बाय डिप्लॉइड सेल एक्सेप्ट एम्ब्रियोसेक लाइक न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, यह ओव्यूल है, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है, सेक्स और रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये अध्यावरण है, दोनों अध्यावरण है। अब यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियोसेक की द्विगुणित, न्यूसेलस किसका पार्ट है, प्लांट का पार्ट है, न्यूसेलस यानी भ्रूण, ये जिसको बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं न्यूसेलस, ये किसका पार्ट है, 2n प्लांट का पार्ट है, और अध्यावरण, अध्यायवरण, ठीक है। तो ये न्यूसेलस किसको बोलते हैं, बीजांड काय को, हिंदी में बोलते हैं बीजांड काय को, न्यूसेलस, न्यूसेलस बीजांड काय को बोलते हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर 3 तो क्या होती, एंटीपोडल सेल, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई, एक सेल, ये सब पढ़ना था। ये माइक्रोपाइल होता है, ये जुड़ा रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो डिप्लॉइड सेल जो रहेगी, कोई सी भी डिप्लॉइड सेल, किसके, एम्ब्रियोसेक के अलावा, मतलब ये जो एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक जिसको बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक जिसको बोलते हैं, जिसमें कि 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एग सेल और 2, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। इसकी क्या है, इसकी कोशिका नहीं चाहिए। इसके अलावा आप ले लो किसकी, इंटेगुमेंट की ले लो, ठीक है, या न्यूसेलस का कोई भी पार्ट ले लो।
एम्ब्रियोसेक का पार्ट नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे सर एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के ऊपर क्या होता है, न्यूसेलस, ठीक है, और न्यूसेलस के ऊपर क्या होते हैं, इंट्यूगमेंट यानी अध्यावरण। और न्यूसेलस और अध्यावरण किसके पार्ट है, प्लांट के। वो कैसे होते हैं, 2n, वहां से डायरेक्ट किसका विकास हो जाएगा, एम्ब्रियो का। अब आप अगर शॉर्ट में बोलना चाहो तो डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है, जब कभी भ्रूण कोश, भ्रूण कोश की कोशिका को छोड़कर किसी भी द्विगुणित कोशिका जैसे न्यूसेलस यानी बीजांडकाई की या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से ही डायरेक्ट भ्रूण का निर्माण हो जाए, उसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा जाता है, यानी प्रस्तानिक भ्रूणता कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर इतना सारा लफड़ा आपको लग रहा है क्योंकि आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है। उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, विदाउट उसके न तो आपको आगे कुछ समझ में आएगा ब्रीडिंग में, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जरूर देखें एक बार। अब तीसरा वाला देखो, एपोस्पोरी, इसको बोलते हैं अप बीजाणुकता। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी में कभी कभी आ जाता है अपबीजाणुकता। यह है अवस्थानिक भ्रूणता, यह है अपबीजाणुकता। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोसेक डेवलप्ड, तो मतलब इसमें डेवलप क्या हो रहा है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश का विकास होता है विदाउट मेगास्पोर मदर सेल एंड विदाउट मियोसिस। देखो, मेगास्पोर मदर सेल के बिना ही या मियोसिस के बिना ही किसका विकास, भ्रूण कोश का विकास हो जाता है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनेगी, याद रखना यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल भी नहीं है और यहाँ पर मियोसिस भी नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस, और मियोसिस के दौरान 4 कोशिकाएं बनती है, 3 मर जाती है और एक से क्या होता है, किसका विकास, एम्ब्रियोसेक का विकास हो रहा है। लेकिन ना तो यहाँ मेगास्पोर मदर सेल है, ना यहाँ मियोसिस हो रहा है, डायरेक्ट कोई सी भी 2n कोशिका से डायरेक्ट क्या बन रहा है, भ्रूण कोश बन रहा है। बस अब भ्रूण कोश के बाद आप 2n भ्रूण कोश बन गया है तो इसके अंदर सभी सेल कैसी रहेगी, 2n, और उससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो भी, जो भ्रूण होगा वो भी 2n बन जाएगा। ये 3 प्रकार की क्या होती है, एगेमोस्पर्मी। यहाँ तक समझ में, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हालांकि परिभाषा याद रखते हो तो याद हो जाएगा, लेकिन भूल जाओगे जब तक लैंगिक जनन नहीं पढ़ोगे। पहली पहले तो मैं बता दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और एगेमोस्पर्मी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसको एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। देखो, प्लांट में, फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, ये आपको पता है। मेल पार्ट में अगर मेल गैमिट बने किसके माध्यम से, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से नर युग्मक बन रहे हैं, और उधर फीमेल पार्ट में क्या बन रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से ही मादा युग्मक बन रहे हैं। मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में दोनों मिलेंगे उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, दोनों मिलेंगे उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, तथा इसके बाद एक युग्मनज का निर्माण, जाइगोट का निर्माण होगा और वो भ्रूण में जाएगा, और किसके अंदर, बीज के अंदर। तो इसको सब प्रोसेस को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और ये संसार में वेरिएशन के लिए भी जिम्मेदार है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही प्रत्येक जनरेशन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, और धरती पे जितनी भी विविधताएं हैं, बायोडाइवर्सिटी है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है और इस पर ब्रीडिंग आधारित है, पूरी की पूरी प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स किस पर आधारित है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ही आधारित है, क्योंकि जेनेटिक्स लगती ही केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट पे है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना जरूरी। इसके अलावा और दूसरे माध्यम जिनसे प्लांट, एक प्लांट से 2 प्लांट बना सकते हो, 4 प्लांट बना सकते हो, प्लांट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, गुणन कर सकते हो, ज़्यादा संख्या बढ़ा सकते हो, विदाउट असेक्सुअल यानी विदाउट सेक्सुअल, लैंगिक जनन के, जिसमें मतलब गैमेट की जरूरत ना पड़े या किसी की जरूरत ना पड़े। तो याद रखना कि 2 तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल तरीका कि आप जड़, तना, पत्ती काटो, यानी आलू से आलू लगाओ, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम बनेंगे, क्लोन बनेंगे, कोई वेरिएशन नहीं, कोई गैमेट नहीं, कोई बीज नहीं, जिसमें बीज की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट किसी भी भाग से, यानी वेजिटेटिव भाग से आप लगा दो, कलम लगा दो, ग्राफ्टिंग कर दो, एयर लेयरिंग कर दो, गुटी लगा दो, इनार्चिंग कर लो, बडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक प्लांट से 2 प्लांट बना दो, संख्या बढ़ा दो। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके अलावा एक और हो सकता है
जिसमें बीज बने लेकिन उसमें क्या नहीं हो, फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो। तो ये कैसा हुआ कि उसमें भ्रूण तो बन रहा है लेकिन भ्रूण विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट मियोसिस के बन रहा है। तो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है डिप्लोस्पर्मी, डिप्लोस्पोरी यानी द्विबीजाणुकता। इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, अब देखो इसमें जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है, तो याद रखना। मेगास्पोर मदर सेल 2n होती है, उसमें मियोसिस नहीं हुआ, डायरेक्ट क्या बन गया, एम्ब्रियो से यानी भ्रूण कोश बन गया 2n। और 2n भ्रूण कोश में 2n एग सेल रहेगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना लेगी, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा डिप्लोस्पोरी। उसके अलावा दूसरी है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो सेक के अलावा किसी भी द्विगुणित कोशिका से, जैसे न्यूसेलस की कोशिका यानी कि बीजांडकाई की कोशिका या अंत्यावरण की कोशिका से डायरेक्ट क्या हो गया, एम्ब्रियो बन गया। दोनों में तो एम्ब्रियो बन रहा था और डिप्लॉइड बन रहा था। अब देखो एपोस्पोर में क्या होता है, एपोस्पोर में एम्ब्रियो की बात नहीं करी है, एम्ब्रियो सेक की बात करी कि एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट मेगास्पोर मदर सेल और विदाउट मियोसिस। इसमें अलग ही कोशिकाओं से हो गया, मेगास्पोर मदर सेल की जरूरत नहीं पड़ी और मियोसिस की भी जरूरत नहीं पड़ी और डायरेक्ट 2n भ्रूण बन गया, इसको बोलते हैं एपोस्पोरी। तो तीन प्रकार होता है, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ये तीनों ही एगेमोस्पर्मी का प्रकार है जिसमें बीज बनता है लेकिन मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस ये आपने बहुत सुना होगा। अब क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनिषेक फलन, तो आपने सुना ही होगा, इसको बोलते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, अनिषेक जनन। एम्ब्रियो एन डेवलप्ड डायरेक्ट हैप्लॉइड एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो अब सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात मैं बताता हूँ वापस। ये क्या होता था वहाँ पर, एम्ब्रियो सेक, यहाँ पर ये होती थी एंटीपोडल सेल। ठीक है, यहाँ पर दो होते थे पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये होते थे सिनर्जिड दो, और ये होती एग सेल। ठीक है, तो ये सब एन होते थे एप्लॉइड। एप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। एप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित, अगुणित मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं एन। ये भी समझाऊंगा आपको कि अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित, परबहुगुणित, स्वबहुगुणित क्या होती है, सब समझा देंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक सेल है, अब ये किसका इंतजार कर रही है, मेल गेमेट का, ताकि ये जायगोट बना। लेकिन मेल गेमेट नहीं आया मान लो, ये एक सेल जो होती है डायरेक्ट किस में बदल गई, भ्रूण में। किस में, भ्रूण में डेवलप हो गई, तो भ्रूण कैसा हो गया, एन हो गया, वो भी क्या हो गया, एन, और पौधा भी क्या बना, एन। तो यहाँ पर अगुणित पादपों को जन्म दे दिया। जब भी याद रखना पार्थेनोजेनेसिस एनिमल में हो, यानी मधुमक्खी में होती है, जिसको एरेनोटोकी भी बोलते हैं, वहाँ भी डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट जो एग होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एग सेल ही होती है, जो एग अंडा होता है वहाँ पे, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल में यानी ड्रोन में। वैसे ही जब एम्ब्रियो बन जाता है किससे, डायरेक्ट हैप्लॉइड एग सेल से, तो याद रखना अंड कोशिका से, यानी अंड कोशिका एन से डायरेक्ट भ्रूण का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। और अगर फल बन जाए इससे तो अनिषेक फलन। ठीक है, यहाँ लेकिन अनिषेक जनन बोलेंगे इसको, क्योंकि अंड कोशिका से डायरेक्ट क्या बन गया, भ्रूण बन गया है। तो अंड कोशिका अगुणित है तो ये भी अगुणित रहेगा। ठीक है, दूसरा है एपोगेमी, जिसको बोलते हैं अपयुग्मन। अपयुग्मन, इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। देखो डेवलप दोनों में एम्ब्रियो होता है, लेकिन एनी डिप्लॉइड सेल एक्सेप्ट एग सेल। अब देखो यहाँ पर दोनों चीजें एक में समझ में आ जाएगी, एंटीपोडल सेल, एग सेल, सिनर्जिड। अब इसको छोड़ दो एक से, अगर एक से बन जाएगा तो क्या कहलाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये भी तो सब एन ही है, तो इसको छोड़कर बाकी क्या बची, सिनर्जिड बची, सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल बची, जो कि क्या है, एंटीपोडल और सिनर्जिड बची, जो क्या है, एन है। अब अगर सिनर्जिड से बन जाए एम्ब्रियो और या एंटीपोडल सेल से बन जाए एम्ब्रियो, भ्रूण बन जाए एन वाला, क्योंकि ये भी एन है, ये भी एन है। तो जो मैंने बताया था आपको भ्रूण कोश में कि यहाँ 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक है, जिसमें एग सेल से अगर डायरेक्ट बन जाए तो वो है पार्थेनोजेनेसिस। एग सेल को छोड़कर बाकी सिनर्जिड हो या एंटीपोडल हो, इनसे बन जाए जो कि एनी ही होती है, ये क्या कहलाएगा, एपोगेमी। ये दोनों टर्म भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक और टर्म है जो बार बार पूछ जाती है, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खत्म हो चुका है टर्मिनोलॉजी, अब नई टॉपिक आ गया पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या होती है, जैसे एक बीज है, सीड है, सीड के अंदर क्या रहेगा,
एम्ब्रियो रहेगा, लेकिन सिंगल सीड के अंदर, एक सीड के अंदर एम्ब्रियो क्या हो जाए, बहुत सारे, यानी बहुत सारे भ्रूण हो जाए। एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण हो जाए, बहुत सारे भ्रूण आ जाए एक बीज के अंदर, तो मेनी एम्ब्रियोज प्रेजेंट इन अ सिंगल सीड, तो वो क्या हो जाएगी, बहुभ्रूणता हो जाएगी। और जो किसमें पाई जाती है ज़्यादातर, ये ज़्यादातर पॉली एम्ब्रियोनिक, जैसे कुछ आम की वैरायटी भी है पॉली एम्ब्रियोनिक, आप पढ़ना वहाँ पर, मतलब उसका मतलब समझ जाना कि एक बीज के अंदर से बहुत सारे भ्रूण निकल सकते हैं, बहुत सारे पौधे एक बीज से डेवलप हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये ऑरेंज में, संतरा में, सिट्रस कुल के पौधों में बहुत पाई जाती, नींबू वगैरह में। 1719 में ल्यूवेनहोक ने इसको खोजा था, यानी एक बीज के अंदर बहुत सारी भ्रूणता पाई जाती है, यानी बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं। अगर इसको बनाया जाए तो ये इंड्यूस कहलाती है, इंड्यूस पॉली एम्ब्रियोनी, वरना नेचुरल पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल पॉली एम्ब्रियोनी। लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आपको इतना सा याद रखना है कि पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, एक सीड के अंदर बहुत सारे भ्रूण, मतलब एक बीज से बहुत सारी पौधे निकल सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और लिमेनोक ने 1719 में सिट्रस में खोजी थी। ज़्यादातर तो ये पूछा जाता है किस किस में खोजी थी, सिट्रस में बहुभ्रूणता की खोज हुई थी, लिमेनोक ने की थी, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी, एंड्रोजेनिक एप्लॉइड प्लांट। एंड्रो का मतलब होता है मेल पार्ट से, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड्रो, यानी मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रो। हैप्लॉइड मतलब एन, प्लांट मतलब मेल वाले पार्ट में, मेल पार्ट में एन क्या होगा, प्लांट की बात करें तो मेल वाले पार्ट में, मेल वाले पार्ट में क्या होगा, ये परागकोश है, ये परागकोश, ये परागधानियाँ है। इसके अंदर क्या होगा, ये सब तो पौधे का पार्ट है तो सब 2n है, ये भी 2n है, परागकोश भी क्या है, 2n है। लेकिन इसके अंदर जो बनता है परागकण वो क्या, n है। पोलन जो है वो क्या है, n है, पोलन ग्रेन यानी परागकण, परागकण n है, क्योंकि वो स्पोर है इसलिए n, यानी अगुणित है क्योंकि वो मियोसिस से बना है। तो याद रखना, शिप्रा और शिप्रा गुआ और पंचानन महेश्वरी ये इनके गुरु थे, दोनों जयपुर के हैं, याद रखना। इन्होंने, मैंने बोला था फर्स्ट वाली क्लास देखना, उसमें इन्होंने एक एम्ब्रोलॉजी, एंजियोस्पर्म की एम्ब्रोलॉजी के बारे में एक बुक लिखी है, इंट्रोडक्टरी एम्ब्रियोलॉजी कुछ ऐसा नाम है उसका, देखना उसमें। तो पंचानन महेश्वरी और शिप्रा गुआ जो इनकी स्टूडेंट थी, दोनों ने मिलकर सबसे पहले एंथर कल्चर किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। पराग कोश संवर्धन कल्चर का मतलब एक आर्टिफिशियल मीडियम में पराग कोश को इन्होंने उगाया, उगाया और देखा कि ये परागकोश है, ये परागकोश है, ये दोनों परागकोश, ये एंथर है यानी पुंकेसर है, ये एंथर है, ये स्टेमन है। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन या पुंकेसर, ठीक है। तो ये पुंकेसर है, ये फिलामेंट है, और ये पुंकेसर के क्या है, दो लोब है जिनको बोलते हैं एंथर या परागकोश। इनके अंदर क्या होती है, परागधानियाँ, जिनमें क्या भरे होते हैं, पुंकेसर भरे होते हैं। तो ये तो है मेल, ये तो है प्लांट के पार्ट यानी 2n, स्पोरोफिटिक है, इसका मतलब द्विगुणित है, लेकिन क्योंकि पूरा प्लांट कैसा है, द्विगुणित ही होता है। लेकिन मियोसिस के बाद बने हैं परागकण, तो ये कैसे हो जाएंगे, अगुणित। तो याद रखना, इन दोनों को उगाया परागकोश को, तो परागकोश से बनने वाले पादप कैसे बने, 2n। तो याद रखना कि पंचानन महेश्वरी और शिप्रा गुआ या फिर परागकोश संवर्धन में डिप्लॉइड प्लांट किससे प्राप्त हुए, ये याद रखना। तो आपको पता है कि एंथर जो है प्लांट का ही पार्ट होता है 2n, और उसकी वाल से, वाल की जो सेल थी, यानी परागकोश की भित्ति की जो कोशिकाएं थी, उनसे तो क्या हुए, डिप्लॉइड प्लांट प्राप्त हुए। और पोलन ग्रेन जो क्या था, स्पोर यानी एन, अगुणित, पोलन ग्रेन को संवर्धन किया तो क्या प्राप्त हुए, एप्लॉइड यानी अगुणित या एंड्रोजेनिक यानी पुंजननीय पादप, पुंजननीय पादप प्राप्त हुए। तो बस इससे यही पूछा जाता है कि परागकोश संवर्धन किसने किया, पंचानन महेश्वरी और गुआ ने किया। परागकोश संवर्धन में क्या हुआ, परागकोश संवर्धन में परागकोश की भित्तियों से तो क्या हुआ, डिप्लॉइड प्लांट प्राप्त हुए। और परागकोश के अंदर जो परागकण भरे हुए थे, क्योंकि वो अगुणित थे, तो उनसे क्या हुआ, अगुणित प्लांट प्राप्त हुए। ये समझ में आ गया। ये कल्चर कर सकते हैं, क्योंकि याद रखना एक क्षमता है प्लांट कोशिका में, टोटी पोटेंशी, टोटी पोटेंशी, याद रखना। इसको बोलते हैं पूर्ण शक्यता, यानी कि टोटल प्लस पोटेंशियल। तुम अपनी उंगली की कोशिका काट कर उसको ग्रो करके पूरा हाथ या पूरा इंसान नहीं बना सकते,
कि तुमने एक उंगली की कोशिकाएं ले ली और पूरा इंसान बना दिया कल्चर करके, नहीं। लेकिन तुम एक प्लांट की अगर एक भी सेल है तो वो कल्चर करके उसको पूरा प्लांट बना सकते हो, तब्दील कर सकते हो, पूरे प्लांट के गुण आ जाएंगे। तो क्योंकि एक कोशिका में उतनी क्षमता होती है, यानी पूरी की पूरी क्षमता होती है। जब एक कोशिका से पूरा प्लांट डेवलप किया जा सकता हो, यानी उसमें पूरी क्षमता हो बनाने की, तो उसको बोलते हैं पूर्ण शक्यता या टोटी पोटेंशी या टोटल पोटेंशियल। लेकिन जब जैसे हम स्किन से केवल स्किन ही डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं कर सकते एनिमल में, तो उसको बोलते हैं प्लूरोपोटेंशी, प्लूरोपोटेंशी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग दोनों टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी, याद आ गई इसलिए। चलो, तो यही कमाल है प्लांट का, प्लांट में कल्चर किया जा सकता है और एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं हम बना सकते हैं। अब एक और नई चीज़ जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, शायद आपको पता होगा, इसको बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। और ये काम आता है किसमें? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में और फॉरेस्ट्री में जो प्लांट आते हैं उनमें काम आता है। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब होता है एक एक सेल ली, ठीक है, कल्चर किया, कल्चर करने का पूरा तरीका मैं बता दूंगा आपको बाद में। कल्चर करते ही एक सेल ने ग्रहण किया सब कुछ और इसने बहुत सारी सेल बना ली, एक ग्रुप बना लिया जिसको बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। हिंदी में बोले तो करतोतक। कैलस क्या होता है? अ कलेक्शन, अ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएट प्लांट सेल। यानी इसमें भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि आप क्या बनाओगे, इसमें जड़ बनेगा, तना बनेगी या पत्ते बनेगी। तो क्लस्टर बन गया सेल का, एक टिश्यू बन गया है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब इसमें पता नहीं कौन जड़ बनेगा, कौन तना बनेगा, कौन पत्ती बनेगा, किससे क्या बनेंगे। तो इसको बोलते हैं केलस। अब केलस के टाइम पे क्या होता है, आपको पता है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के प्रभाव से, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों मिला के डालते हैं इसमें। अगर शुरुआत में क्या डालते हैं, शुरुआत में ऑक्सिन ज़्यादा रखते हैं, साइटोकाइनिन कम रखते हैं, तो क्या बन जाती है? जड़ें। और बाद में साइटोकाइनिन ज़्यादा रखते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सिन कम रखते हैं, तो पहले क्या करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अनुपात, तो ऑक्सिन को रखेंगे कम, साइटोकाइनिन को रखेंगे ज़्यादा। तो ऑक्सिन ऑक्सिन को रखेंगे ज़्यादा, सॉरी, और साइटोकाइनिन को रखेंगे कम। तो ये ज़्यादा रखते हैं और ये कम रखते हैं। तो ज़्यादा रखने पर ऑक्सिन क्या उत्पन्न करेगा? जड़ें। और दूसरी बारे में साइटोकाइनिन को रखते हैं ज़्यादा और ऑक्सिन के अनुपात को अनुपातिक रूप से कम रखते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? जड़ें। तो उससे क्या हो जाएगा? प्ररो, यानी इससे रूट्स बढ़ जाएगी। ऑक्सिन रूट्स को बढ़ाता है और साइटोकाइनिन ज़्यादा रखना दोनों ही है, लेकिन ऑक्सिन को ज़्यादा रखोगे तो रूट्स बनेगी। और पहले क्या डालते हैं? ऑक्सिन ज़्यादा डालते हैं ताकि रूट्स जम जाए, तो रूट्स डालते हैं। उसके बाद जैसे ही रूट्स निकली उसके बाद साइटोकाइनिन को ज़्यादा रखते हैं और ऑक्सिन को कम रखते हैं, इसमें मिला देते हैं इसके घोल में। तो क्या निकल जाता है? सूट, यानी जड़। तो धीरे धीरे ये डेवलप होकर धीरे धीरे कुछ जड़ें, बहुत सारी जड़ें निकल आती है। और जैसे ही दूसरा प्रयोग करते हैं इसमें क्या निकला था? सूट भी निकला था। तो ऐसे हजारों पौधे एक साथ बनने लगते हैं और हजारों पौधों को अलग करके अलग अलग कर देते हैं, उगा देते हैं। तो आपको एक साथ एक छोटी सी जगह से यहाँ से हम हजारों की संख्या में पौधे बना सकते हैं और हजारों रुपए कमा सकते हैं। या फॉरेस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट पौधे हैं उनका कल्चर करके रख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में जो इम्पोर्टेंट क्रॉप होती है उनकी हार्डनिंग वगैरह करना हो, कुछ भी करना हो, या उनका प्लांट सैंपल अगर आपको लैब में बनाना है और लैब से ही आपको स्थापित करना है नर्सरी में, तो आप कर सकते हो। तो ये हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और याद रखना ये पूरा अकेला संवर्धन वगैरह, इनमें अलग अलग एंजाइम जैसे पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीवाइनिल एल्कोहल, ठीक है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन का अनुपातिक रेशो, केलस क्या होता है, उसके बाद बैच कल्चर क्या होता है, ये सब अलग चीज़ें हैं जो माइक्रो प्रोपगेशन में लगती है। लेकिन आपको इतना पता रखना चाहिए कि सूक्ष्म प्रवर्धन से क्या बनते हैं, बहुत सारे क्लोन एक साथ बन जाते हैं, जिससे एक छोटी सी जगह में हम माइक्रो प्रोपगेशन मतलब सूक्ष्म रूप से इसको प्रवर्धन करके बहुत सारे पौधे एक साथ ही बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बात यहाँ पर समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक धन्यवाद। चैनल को शेयर करते रहिए। और अब मुझे लगता है कि परीक्षाओं का समय सारणी आ चुकी है, तो आप लग जाइए। धन्यवाद।